तो आज के बाद हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन का तुलते हैं इंची को टॉपिक मंगाते ताचा उर्दू सा शिंगाता तो फास्ट, अब थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सबको। पहला देखो क्वेश्चन थी ननी से क्वेश्चन चिंदे प्रोजेक्ट हंगुल कब लॉन्च हुआ था। जरूर क्वेश्चन पूछे से तो प्रोजेक्ट हंगुल कब लॉन्च हुआ था, तो प्रोजेक्ट और कब लॉन्च हुआ था जरूर तो बंदूक, तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर किसी को पता है क्या है? प्रोजेक्ट हंगुल 1970 आंसर इसका 1970 है। अब यहीं पे मैं 2-4 पॉइंट्स आपको इधर लिखवा देता हूँ। तो मैंने कहा प्रोजेक्ट हंगुल कब लॉन्च हुआ? 1970 में, एक पॉइंट। और जो हंगुल है, ये जो हंगुल है वो क्या है? स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये हंगुल किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? दाची गाम नेशनल पार्क। वेरी गुड, दाची गाम नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? कश्मीर में। ये 3 पॉइंट याद रहेगा अच्छे से। तो इसी तरह उस दिन हमने देखा एक क्वेश्चन आया था, एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ था, जरिए समझ सो। तो उसी तरह यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इनको याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कब है? 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया था जना? 1972। और एक इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब पास हुआ था जना? 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे कि मतलब इन्वायरमेंट डे से पिना, इन्वायरमेंट डे कब था? 5 जून। शाबाश, 5 जून। वेरी गुड, 5 जून इन्वायरमेंट डे होता है। यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1986। ये 2 एक्ट आपको याद होने चाहिए। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये पास होता है 1980 में। उस दिन जब हमने फॉरेस्ट का पढ़ा था तब मैंने एक पॉइंट बोला था, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? फॉरेस्ट एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल लिखा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जरिए तमेत। तो ओदे आना फॉरेस्ट पोगा लिस्ट का मत कंकरेंट लिस्ट का। वेरी गुड। और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था? और ये पहले देखो, ये जो है ना, यहाँ पे ये लिखता हूँ, फॉरेस्ट पहले कहाँ पे था? स्टेट लिस्ट में था। उसके बाद उसको कहाँ डाल दिया गया? तो वो कब डाला था? 1940 कौन सा अमेंडमेंट से डाला था? से बना 42nd अमेंडमेंट 1976। तो पहले पार्लियामेंट ने उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला 76 में। तो कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट बिल पास कर सकता है कि नहीं। तो पहले 76 में कंकरेंट लिस्ट में डाला, उसके बाद 1980 में क्या किया? उसको लॉ पास किया पार्लियामेंट ने। तो यहाँ से ऐसे होके जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 पॉइंट। तो इस तरह से एक्ट भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और इसी तरह मतलब प्रोजेक्ट हंगुल जजदे, प्रोजेक्ट हंगुल के साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज में लिंक बनाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ किसके बारे में क्वेश्चन क्या था? प्रोजेक्ट हंगुल। ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए कि नहीं लिखवाए? लिखवाए। अब एक बात बताओ, हमारा लद्दाख का स्टेट एनिमल क्या है? स्नो लेपर्ड। एनिमल क्या है? स्नो लेपर्ड। वेरी गुड, स्नो लेपर्ड। क्या है? स्नो लेपर्ड। अब इसके रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स याद रखो। स्नो लेपर्ड डे कब होता है जरना? अक्टूबर 23। स्नो लेपर्ड को लेकर एक तो नेशनल स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और स्नो लेपर्ड डे कब होता है? अक्टूबर 23। और एक इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड दाखसाती का प्रोजेक्ट हंगुल तांसुगा हंगुल टिसो सुते जातुगा। एक आते प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ था? 2009 में।
और स्नो लेपर्ड जो है वो मेनली किन स्टेट्स पे होता है, जो चाइना की तरफ बॉर्डर कर रहे हैं उन स्टेट्स की तरफ होता है सिर्फ। तो ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड था वो 5 हिमालयन कंट्रीज़, 5 हिमालयन स्टेट्स पे लॉन्च किया गया था, और 5 स्टेट्स जो बॉर्डर करती हैं चाइना को, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये चाइना है कि नहीं है, ये चाइना है। तो स्नो लेपर्ड इन्हीं स्टेट्स में चाइना की तरफ बॉर्डर कौन करते हैं, एक तो लद्दाख कर रहा है यहाँ पे, फिर ये हिमाचल प्रदेश कर रहा है, फिर यहाँ पे ये उत्तराखंड कर रहा है 3, फिर यहाँ पे ये सिक्किम कर रहा है 4, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 5। तो ये 5 स्टेट्स या यूटी जो है किसको बॉर्डर कर रहे हैं, चाइना को। तो इन्हीं स्टेट्स और बॉर्डर्स पे स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2009 में। इसी तरह एक पॉइंट था हमारा, यहाँ पे देखो, वेरी गुड। तो इसी तरह नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर है, वेरी गुड, टाइगर है। और टाइगर डे कब आता है, जुलाई। इसका मैंने एक ट्रिक बताया, टाइगर हिल, क्योंकि विजय दिवस हम मनाते हैं जुलाई 26 को, तो विजय दिवस के 3 दिन के बाद टाइगर हिल में हुआ था, तो जुलाई 29 पोजाशिक नज़दीक छाना इतुलोशा दुबदे। उसके बाद एक इसी को टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। वो कब लॉन्च किया था, 1973 में। ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, जरना चीज़ अर्चिन आंसर 1973। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ था, जरना 2009। स्नो लेपर्ड टाइगर लगभग एक ही है कि नहीं है। इसी तरह एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल, चीन में नेशनल हेरिटेज एनिमल, वेरी गुड, हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या था, एलिफेंट। और इसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट एक लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। वो कब लॉन्च हुआ था, 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था, 1992 में, जो नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। तो इस तरह से हमने 3 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखे, जैसे कि 1970 में प्रोजेक्ट हंगुल लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च हुआ। इसी तरह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स डेट पूछ सकते हैं। जिस तरह से प्रोजेक्ट हंगुल आया उस तरह से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टाइगर कब हुआ, हंगुल, ये वो चीज़ें, ठीक है ना। तो इतना याद रहेगा। और इसी तरह एक यहाँ पे 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लॉन्च हुआ, जब ना 1975 में। तो ये थोड़ा याद रहेगा, स्नो लेपर्ड और यहाँ पे हंगुल और ये स्नो लेपर्ड। जैसे कि आती हिमिस नेशनल पार्क तो स्नो लेपर्ड, जिसलिए यहाँ पे हंगुल कहाँ पे पाया जाता है, जैसे डच्ची गाम नेशनल पार्क में। इसलिए स्नो लेपर्ड को जब हम आते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हिमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, लद्दाख में, वेरी गुड। इसी तरह हिमालयन नेशनल पार्क वो आता है हिमाचल प्रदेश में। दजांगस डेजर्ट नेशनल पार्क जसपिन, जहरा को पता है कहाँ आता है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। दजांगस था डेजर्ट सिलसिला उदगांगस जसपिन दे, वहाँ पे एक बर्ड पाया जाता है, उसका नाम क्या था, बर्ड। 11वीं में उस वक्त जहरा क्लास में था, उधर एक बर्ड पाया जाता है उस नेशनल पार्क में। जिस तरह का हिमिस नेशनल पार्क से बना स्नो लेपर्ड दर्चिंदे बर्ड आया। ऑस्ट्रिच नहीं, ऑस्ट्रिच जैसा ही एक बर्ड आता है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, जो स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी होता है, जरंगा जसपिंदे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे अच्छे से। ये हमने क्या पढ़ा आज, हंगुल का क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स थे, जैसे कि स्नो लेपर्ड को देखा हमने, टाइगर को देखा, एलिफेंट को देखा और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को देखा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। और इस तरह हमने 2-3 एक्ट्स पढ़े जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसी तरह कुछ बॉडीज़ भी होती हैं, क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी ना एग्जीक्यूटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से स्पिंदे। तो उसमें स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, जो किसी एक्ट के थ्रू बना हो, मतलब ये एक बॉडी है तो ये किसी एक्ट के थ्रू बना होगा। तो इसी तरह 1, 2, 3 स्टैट्यूटरी बॉडी हैं।
एक होता है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड एक बॉडी है। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहला पॉइंट, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि किसी एक्ट के थ्रू बना होगा, है ना। तो वो किस एक्ट से बना है? तो बना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ngathi gin lama sil sadaksa। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बॉडीज आती है। एक तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो हमने ऊपर पढ़ा, दूसरा आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ना नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये दो बॉडीज़ हैं। ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। और किस एक्ट के अंडर बनी है जरना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था जरना? 1972, जो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा। और दूसरा पॉइंट, उसके अंदर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दो बॉडीज़ हैं। और एक इस पे पॉइंट है, इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। किसका? नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, है ना। ये नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका चेयरमैन होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन होता है। ये दो पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। और तीसरी एक इम्पोर्टेंट बॉडी है इन्वायरमेंट को लेके, वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये तीसरी इंपॉर्टेंट बॉडी है विद रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। ट्राइब्यूनल मतलब एक कोर्ट होता है, छोटा एक कोर्ट। ट्राइब्यूनल होते हैं ऐसे कोर्ट्स जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, एक ट्राइब्यूनल हो सकता है जो डाइवोर्स रिलेटेड केसेस को हैंडल करने के लिए। एक ट्राइब्यूनल होता है जो इन्वायरमेंट केसेस को हैंडल करने के लिए। इसी तरह एक ट्राइब्यूनल हो सकता है जो लैंड डिस्प्यूट के केसेस को अब सारे केसेस को हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे तो उससे क्या होगा? कोर्ट पे बर्डन ज़्यादा हो। इसलिए स्पेसिफिक मैटर्स के लिए अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, उनको हम ट्राइब्यूनल्स कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह इन्वायरमेंट के रिलेटेड एक ट्राइब्यूनल है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? और ये किसके अंडर बनी है जरा? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। अब इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट कब पास हुआ था जरना? 2010। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब बना था जरना? यंग 2010। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है कैसी बॉडी है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने तीन बॉडीज़ क्या क्या पढ़ी? नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड एक, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तीन। तो ये तीन बॉडीज़ हमने यहाँ पे चेयरमैन का इधर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। ये पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। और इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमने अभी लेपर्ड पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा स्नो लेपर्ड पढ़ा कि नहीं, दूसरा हमने पढ़ा टाइगर, और इसी तरह तीसरा इंपॉर्टेंट होता है लॉइन, LION लॉइन। तो इंडिया में जो है एशियाटिक लॉइन पाया जाता है। एशियाटिक लॉइन जो सिर्फ कहाँ पाया जाता है? सिर्फ इंडिया में। एशियाटिक लॉइन जो है सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में। और इंडिया में भी सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं। ये हमने कल ऐसे कुछ पढ़ा था। ये किस स्टेट का मैप है? कल तो देखा, वहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये किस स्टेट का मैप है? गुजरात। हाँ, तो गुजरात में यहाँ पे एक नेशनल पार्क होता है, उसका नाम होता है गिर नेशनल पार्क। और इसी गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयंस जो है पाए जाते हैं। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे होता है अगर आया क्वेश्चन? तो गुजरात। और लॉयन जो है कहाँ पाया जाता है इंडिया में? किस स्टेट में पाया जाता है जरना? वो गुजरात हो गया। और किस नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं जरना? गिर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमको ये तीन पॉइंट्स याद आपने रखने हैं। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस
इसी क्वेश्चन पे हमने बनाए, किस पे, प्रोजेक्ट हंगुल पे। तो प्रोजेक्ट हंगुल एक क्वेश्चन था जिसको लेके हमने अलग अलग टॉपिक्स को देखा, तो बाकी सारे टॉपिक्स भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, है कि नहीं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है ये? विच ऑफ द बिलो इज ए नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप मुझे बताओ इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है। अभी तक हमने डच्चीगाम कितनी बार पढ़ा क्लास में, कहीं बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डच्चीगाम का मैंने क्या कहा? डच्चीगाम नेशनल पार्क कहा कि मैंने डच्चीगाम बायोस्फीयर रिजर्व कहा? तो हमेशा मैंने क्या टर्म यूज़ किया? डच्चीगाम नेशनल पार्क। तो इट मीन्स कि डच्चीगाम क्या है? एक नेशनल पार्क है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डच्चीगाम। तो इसी तरह टोटल इंडिया में अराउंड 20 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, अराउंड 20 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका मैप रखा हुआ है, यहाँ पे देखो। तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। क्या है? तो यहाँ पे अगर हम टॉप से देखें, ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल। ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो जब हम इंडिया की उस दिन डेजर्ट्स पढ़ रहे थे तो मैंने एक पॉइंट कहा था, डेजर्ट थार डेजर्ट हो गया, एक कोल्ड डेजर्ट किसको हम कहते हैं? लद्दाख को इंडिया का कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है? हिमाचल में। कल को क्वेश्चन में ये ज़रूर देंगे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, जरा वहाँ पे लद्दाख ऑप्शन भी हो सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? हिमाचल में। वेरी गुड। इसी तरह नंदा देवी, नंदा देवी हमने कहीं बार पढ़ा हुआ है, नंदा देवी पीक ज़रे हमने पढ़ा कि नहीं? नंदा देवी पीक। तो नंदा देवी भी एक नेशनल पार्क है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में, ये है उत्तराखंड में। फिर इसी तरह यहाँ ऊपर देखो, कंचनजुंगा, कंचनजुंगा हमने पीक को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कंचनजुंगा पीक सेकंड हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज, थर्ड हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज था। फर्स्ट हाईएस्ट पीक क्या था? माउंट एवरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट पीक K2 का दूसरा नाम क्या था? गॉडविन ऑस्टिन। और तीसरा था कंचनजुंगा, जो यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में पाया जाता है। तो वहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसको हमने क्या नाम दिया है? बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व, याद रहेगा। फिर यहाँ पे ईस्ट साइड में, कल उस दिन हमने जब ब्रह्मपुत्रा पढ़ा था तो मैंने कहा था कि ऐसे होकर यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा इंटर होता है इंडिया को, तो उसको हम दिबांग, सियांग या दिहांग कहते हैं, कहा था ना। तो वहीं पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है जिसका नाम है दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। और फिर यहाँ पे उस दिन मैंने कहा था ये आसाम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है मानस, एक है दिब्रू साइखोवा जबतपाया। फिर यहाँ पे एक नोक्रेक जेंचिक बायोस्फीयर है, कहाँ पे? मेघालय में। फिर उस दिन हमने जब डेल्टास पढ़ा था, ब्रह्मपुत्रा गंगा डेल्टा, तो वहाँ पे मैंने कहा था सुंदरबन डेल्टा, कहा था कि नहीं कहा था? तो वहीं पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसको क्या कहते हैं? और ये जो सुंदरबन, इसको यहाँ पे थोड़ा देखना, सुंदरबन ये एक, इसका जो नाम है ना वो सुंदरी ट्री से आया हुआ। ये मैंने फॉरेस्ट में पढ़ाया था, सुंदरी ट्री, मैंग्रोव फॉरेस्ट जस्पिन, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हो गए जो समंदर के पास में जो लैंड होता है उधर पाए जाते हैं, और वो साल्ट टॉलरेंट होते हैं, क्योंकि समंदर के पानी में क्या होता है? सॉल्ट। नॉर्मल प्लांट्स सॉल्ट वाटर में ग्रो नहीं करते हैं, जो मैंग्रोव्स होते हैं वो स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं। और इस एरिया को हमने बोला था सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी कहते हैं। और सुंदरबन ये एक वेटलैंड भी है, उस दिन हमने पढ़ा था वेटलैंड में लार्जेस्ट वेटलैंड यही है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सी है? सुंदरबन। तो सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये एक वेटलैंड भी है, क्योंकि दलदल एरिया है ना, तो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इसी एरिया में आते हैं। ये ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हमने उस दिन जब माउंटेन्स की बात करी थी तो यहाँ पे मैकाल रेंज पड़ा था बीच में, और उसकी हाईएस्ट मैकाल रेंज में हाईएस्ट पीक मैंने बोला था अमरकंटक, और उसी हाईएस्ट पीक से सोन रिवर निकलती है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, पढ़ा था कि नहीं? तो वहीं यहाँ पे एक अमरकंटक अचानक मार जरे, एक यहाँ पे अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है। फिर यहाँ पे उड़ीसा में एक सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर यहाँ पे जो है देखो एमपी में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, पाना और पाँच मरी। बस ऊपर ऊपर से नाम याद रखो ताकि तुमको कल क्वेश्चन आए तो एक आइडिया, रफ आइडिया आ जाए। फिर यहाँ पे कच्छ, रन ऑफ कच्छ, कल हमने पढ़ा था
कल हमने जब हमने यहाँ पे पढ़ा था तो मैंने बोला था इसको हम क्या बोलते हैं, गुल्फ ऑफ कच्छ बोला था, इसको हमने बोला था गुल्फ ऑफ खंबत बोला था। फिर मैंने यहाँ से कहा था कि यहाँ पे 3-4 रिवर्स भी आते हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर हमको पता है, तापी रिवर, फिर 2 रिवर, एक माही रिवर बोला था, एक साबरमती रिवर भी बोला था, जो गुल्फ ऑफ खंबत में। तो यहीं पे एक लेक भी आता है, लेक कच्छ लेक, जहाँ पे धोलावीरा साइट पाई जाती है, धोलावीरा साइट जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडस वैली की। कल की क्लास में कौन था, पढ़ाया था ना, उसमें क्या एक आइलैंड में आती थी, उसका नाम क्या था, खादिर आइलैंड। मतलब यहाँ पे एक लेक है कि नहीं, लेक है, उस लेक के बीच में एक आइलैंड आती है, उस आइलैंड का नाम होता है खादिर आइलैंड। उस आइलैंड में जो है धोलावीरा साइट पाई जाती है, तो वो मैंने कल पढ़ाया था। तो यहीं पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसका नाम क्या है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम देखें तो शीशाचलम आंध्र प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर है नीलगिरी। तो नीलगिरी यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके नीचे गुल्फ ऑफ मन्नार और अगस्था मलाई, नीचे एक तमिलनाडु में ये बॉर्डर पे एक बायोस्फीयर रिजर्व आता है। और फिर यहाँ पे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे, निकोबार आइलैंड्स में। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो आपको ऊपर से एक बार गो थ्रू होना, ताकि जब नाम याद नहीं भी हो चलेगा, बस ऊपर से गो थ्रू हो जाना। तो 1-2 क्वेश्चन जब इस पे पढ़ोगे तो आप, अब मुझे बताओ विच ऑफ नॉट बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, एक नंदा देवी यहाँ पे है कि नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व है। सेकंड है रन ऑफ कच्छ या कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे है। फिर तीसरा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पे, यहाँ पे। बस यहाँ पे डच्ची गाम जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। और इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पे हमने देख लिया है कि नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अरेंज रिवर्स ईस्ट टू वेस्ट रिवर्स को अरेंज करो लो। ईस्ट टू वेस्ट अगर हम इंडस, झेलम, चिनाब और रवि को ईस्ट से वेस्ट, मतलब इस तरह डायरेक्शन में, तो इस तरह करेंगे तो सबसे पहले कौन सा रिवर आएगा आपके हिसाब से, हाँ, ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे मैप है, देखो ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाएँ ना, ईस्ट टू वेस्ट, तो सबसे पहले तो इंडस आएगा, फिर यहाँ रवि आएगा, फिर चिनाब आएगा, फिर झेलम आएगा। इंडस, रवि, चिनाब, झेलम। इंडस, रवि 1-4 है क्या कहीं पे, नहीं है, 4-3-2-1 कहाँ से आ गया, रवि, चिनाब, झेलम। अगर वो फिर इन्होंने इस हिसाब से किया होगा, ओरिजिन के हिसाब से नहीं किया होगा, फ्लो के हिसाब से किया, तो मतलब इन शॉर्ट डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे ये रवि रिवर हो गया, फिर चिनाब हो गया, फिर झेलम हो गया, फिर, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हो गया 4-3-2-1। तो इस तरह से एक रफ आइडिया लेके रखोगी, डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन उस दिन हमने देखा, इंडस वाटर ट्रीटी, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक, इंडस वाटर ट्रीटी हमने पढ़ा हुआ है। तो इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था, 1960। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1960। और उसमें क्या हुआ था, जो इंडस की ट्रिब्यूटरी थे, आधे इंडिया को गए थे, आधे पाकिस्तान को गए थे। तो जो इंडिया को गए थे और जो पाकिस्तान को गए थे उनको हमने CJI बोला था। जो ऊपर के 3, 1, 2, 3, ये कौन सा, इंडस रिवर, ये झेलम और ये चिनाब, ये किसको गए थे, पाकिस्तान को। और ये नीचे को 3, रवि, बियास और सतलुज, रवि, बियास और सतलुज, ये किसको आए, इंडिया को। तो रवि, बियास, सतलुज। और ये 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था। और इसको ब्रोकर किसने किया था, ब्रोकर किसने किया था, ब्रोकर वर्ल्ड बैंक ने किया था। इसको ब्रोकर किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। और एक चीज़, तिब्बत से ये ओरिजिन निकलता है, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है, तिब्बत से, चाइना से। तो यहाँ पे चाइना का कहीं रोल है क्या, नहीं है। तो चाइना इस ट्रीटी में कहीं पे भी नहीं आता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ओजोन लेयर आल्सो कॉल्ड एस। एक्चुअली ये क्वेश्चन होना चाहिए, ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के, स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर ओजोन डिप्लीशन हमने पढ़ा था। ओजोन डिप्लीशन मतलब क्या हुआ कि ओजोन लेयर का थिनिंग होना।
तो ओजोन डिप्लीशन जो है, अगर थिनिंग होने से क्या होगा कि जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्शन देता है हमें यूवी रेस से। तो जो यूवी रेस आती है सन से वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर की वजह से। तो जब वो लेयर थिन हो जाएगा तो क्या होगा, जो यूवी रेस है वो हम तक पहुंच जाएंगे, तो उससे हमको अलग अलग बीमारियां होती है। तो वो स्किन कैंसर, सनबर्न, कॉन्ट्रस, ये सब इसका आंसर आता है ऑल। तो इसका आंसर क्या था, ऑल। तो ये एक पॉइंट है। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ओजोन होल कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर क्या था, अंटार्कटिका में। ये भी हमने पढ़ा था, ओजोन होल कहाँ पे हुआ था, अंटार्कटिका में। और इसको लेके, ओजोन को लेके एक कन्वेंशन था। कौन सा कन्वेंशन था? एक प्रोटोकॉल और एक कन्वेंशन था, वीना कन्वेंशन, वीना कन्वेंशन ऑन ओजोन, ऑन ओजोन। ये कब साइन किया था जरना? 1985 में। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी एक प्रोटोकॉल था, इसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब साइन अडॉप्ट किया था? 1987 में। और ये जो मॉन्ट्रियल जगह है, ये एक जगह है, प्लेस है, कहाँ पे है? कनाडा में एक प्लेस है, कनाडा में ये एक प्लेस है। मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पे है? कनाडा में। और ये CANADA, कनाडा में ये एक जगह है मॉन्ट्रियल। कनाडा का कैपिटल क्या है वैसे, किसी को पता है? चलो छोड़ो उसको। फिर यहाँ पे चीज़ें, हाँ, और यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, ये चीज़ यहाँ पे हुई। और ये देखो, हाँ, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट रनिंग ऑन, कल को आएगा छुतुक प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन विच रिवर? सुरु रिवर। छुतुक का तो हमें पता है, छुतुक प्रोजेक्ट रनिंग ऑन सुरु रिवर। तो इसी तरह दुलहस्ती प्रोजेक्ट इन्होंने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे वो इसका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैंने चार्ट रखा हुआ है जिसमें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो आपको थोड़ा ऊपर से देख देना। बकरा नागल प्रोजेक्ट किस पे है? सतलुज रिवर पे। एक चीज़, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, हरिका ब्रिज गोस अप टू, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हो, उतना नहीं पूछेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था दुलहस्ती, तो हमने पढ़ा। दुलहस्ती प्रोजेक्ट तो अभी ऊपर पहले से पूछा गया है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट कहाँ पे? चिनाब में। और एक यहाँ पे किशन गंगा प्रोजेक्ट कहीं दिख रहा है क्या? तुलबुल पंदो उरी प्रोजेक्ट है। नप्ता सल बालीगढ़ प्रोजेक्ट, हाँ, बालीगढ़ बागीलहर प्रोजेक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है चिनाब में। जो मैं हाईलाइट किया हूँ उनको एक बार देखना, बस इतना ज़्यादा नहीं देखना चलेगा। फिर यहाँ पे एक किशन गंगा प्रोजेक्ट होता है, एक होता है किशन गंगा प्रोजेक्ट, ये होता है झेलम में। या तो ये किशन गंगा रिवर होगा तो किशन गंगा रिवर ही लिखना, नहीं तो फिर वो झेलम रिवर आएगा। क्योंकि किशन गंगा जो है ये अगर झेलम है ना, तो इसका एक छोटा सा ट्रिब्यूटरी होता है किशन गंगा, उस ट्रिब्यूटरी में वो प्रोजेक्ट आता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। फिर हंगुल प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें हो गया। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम पे आए हुए क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, तो वो क्यों लो? हमने मानसून्स का अभी तक नहीं पढ़ा है। देखो अब उसी टॉपिक को यहाँ हम टच करेंगे। ये मैप्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैप्स, तो यहाँ पे विंड और क्या दिखाई दे रहा है? क्लाउड्स। तो एक्चुअल में रेनफॉल कैसे होता है आपको पता है? रेनफॉल कैसे होता है? यहाँ पे देखो, ये एरिया देखो, यहाँ पे आपको दो एरिया दिख रहा है। तो जब भी देखो, ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे इक्वेटर है कि नहीं है? तो हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जो इक्वेटर होगा वो सबसे गर्म पार्ट होगा, अभी हम यही सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में इक्वेटर गर्म पार्ट नहीं होता है, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। तो उस वजह से जो डायरेक्ट सन रेस होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कहीं पे भी पड़ सकती हैं। और हमने उस दिन बोला जब जून 21 आता है उस वक्त जो डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पे पड़ते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। और योगा डे भी होता है उसी दिन, होता है कि नहीं? और उस वक्त नॉर्थ हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। उस वजह से अब क्या हो गया, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पड़ रहा है, तो जो एग्जैक्ट मतलब अभी अर्थ है, अर्थ में अभी हम देखें तो सबसे जो लेयर, अभी ये अर्थ है, अर्थ में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि अर्थ में लेटीट्यूड हो ना, लेटीट्यूड, तो किस लेटीट्यूड में सबसे ज़्यादा हीट या गर्मी है ज़रना, जब सनलाइट यहाँ पहुँचेगा तो वो जो सन रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ते हैं, तो जो मीन टेम्परेचर अर्थ में, तो वो कहाँ पे? यहाँ पे इस लाइन में सबसे ज़्यादा गर्मी होगा। और वही चीज़ जब सनलाइट यहाँ पे पड़ेगा तो ये जो लाइन होती है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी, है कि नहीं है? और इसी तरह जब लाइट जो है इक्वेटर पे पड़ेगा
तो वो जो मीन टेम्परेचर है वो कुछ यहाँ पे होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो जब समर होगा जून के टाइम पे, जो इस लाइन को हम बोलते हैं IT सीजट, क्या बोलते हैं इसको, IT, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब क्या हो रहा है देखो, अब मान के चलो ये लाइन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो आप देख रहे हो समर के टाइम पे इंडिया के यहाँ पे है ये लाइन, है कि नहीं है। विंटर में वो लाइन यहाँ नीचे पहुँची हुई है। क्लियर है ये पॉइंट। अब क्या होगा देखो, अब हो क्या रहा है कि जब ये वो IT सीजड है, ये क्या है IT सीजड है, ये लाइन है IT सीजड, तो वहाँ पे क्या होती है, गर्मी, ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा इंसुलेशन या हीट वहाँ पे होती है, तो उससे वहाँ पे क्या होगी, गर्मी। तो गर्मी होने की वजह से जो है ये रीजन होता है, वहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है फिर, और बाकी जो यहाँ वाला एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर, यहाँ पे भी क्या होगा, हाई प्रेशर। तो हमेशा जो विंड्स होती हैं, विंड्स कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ से विंड इधर मूव करेंगी, यहाँ से विंड कहाँ मूव करेंगी, इधर से मूव करेंगी। तो हमेशा ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, दोनों साइड से विंड कहाँ पे आती हैं, उसी जोन में आती है, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर बना होता है। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो समर में जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस होता है वो यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे बनने से जो यहाँ से भी विंड इधर की तरफ आएंगी, यहाँ से भी इधर तरफ आएंगी कि नहीं। और विंटर में वही चीज़ यहाँ नीचे बन रही है, तो ऊपर से विंड इधर आएंगी, नीचे से भी इधर आएंगी। क्लियर है यहाँ तक। अब इंडिया की मैप देख रहे हैं तो हम ऐसे विंड आ रही है कि नहीं आ रही हैं। अब ये विंड का डायरेक्शन है ना, देखो एक चीज़ होती है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस FORCE। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो है ना डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दक्षिण का विंड डायरेक्शन जितना होता है टेढ़ा मेढ़ा, वो इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल इससे क्या होता है, देखो ये इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब अर्थ रोटेट कर रही है किस डायरेक्शन में, इस तरह से रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब यहाँ पे आप बैठे हो, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे आप बैठे हो। अब आपने जब इधर से कुछ फेंका इस तरह से, तो आपको क्या लगता है वो सीधे इधर से इधर जाएगा, नहीं जाएगा। इस रोटेशन की वजह से ये जो है ना इस तरह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसका, इस फोर्स की वजह से। इसी तरह जब यहाँ से इधर फेंकोगे तो वो इस तरह से चला जाएगा, जाना तो इधर चाहिए था लेकिन वो इधर जाएगा, डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ तक क्लियर है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, जो डायरेक्शन चेंज करता है। अब विंड, अब यहाँ पे मैं बोलूँ इधर लो पॉइंट है और इधर है हाई पॉइंट। अब हाई पॉइंट से लो पॉइंट को विंड जाना होगा तो वो तो सीधे इससे भी जा सकता है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो क्या होता है, डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो जाता है। इसी तरह ऊपर अगर हम देखें, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो विंड तो नॉर्मल ऐसे आना चाहिए था, लेकिन जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो क्या होता है, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो उसी डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे विंड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनता है और यही चीज़ें मानसून कराता है। अब समर में IT सीजन कहाँ पर, IT सीजन इंडिया के सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं, उस वजह से जो विंड्स है वो यहाँ से ऐसे इंडिया की तरफ आ रही है। और यहाँ पे जो विंड्स है, यहाँ से जो आ रही है विंड्स, वो यहाँ पे मॉइस्चर बहुत होगा क्योंकि ये समंदर के ऊपर का एरिया है। तो यहाँ पे जो मॉइस्चर होगा वहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, तो विंड्स जो है ये क्लाउड्स को अपने साथ इंडिया के लैंड की तरफ लेके आएंगे और फिर वहाँ पे वो बारिश करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ें दिखाई गई हैं कि साउथ, इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पे क्योंकि देखो इंडिया के ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुआ कि नहीं, ये साउथ हुआ और ये वेस्ट, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, साउथ वेस्ट। तो इसी डायरेक्शन से विंड्स आ रही हैं, उसी डायरेक्शन से जो है क्लाउड्स आ रहे हैं, तो ये मानसून को क्या बोलते हैं हम, क्लियर सो आती कंसेप्ट को सगा। और इसी ये जून होता है, जून के टाइम पे ये होता है, जून से सितंबर के बीच में यहाँ पे इंडिया में आते हैं। और मेनली ये रेनफॉल जो इंडिया में होता है वो मेनली किस वजह से होता है, इसी वजह से, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से फिर यहाँ पे पूरा रेनफॉल हो जाता है। तो मेन रेनफॉल जो है किस वजह से होता है इंडिया में। अब देखो यहाँ से ये बादल आ गए, फिर वो पूरे यहाँ पे भी आएंगे, फिर यहाँ पे हिमालय से, तो यहाँ से वापस आएंगे, यहीं पे पूरा बारिश जो भी होगी
यहीं पे वो लोग, क्योंकि जितना आगे जाएंगे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कंपेयर टू दिस यहाँ पे ज़्यादा ड्राई एरिया है, तो फाइनली ये लोग यहाँ पे ठंडा हो जाता है, मौसम जितना हिमालय के पास पहुँचेंगे वो ठंडा हो जाएगा, तो वो फिर प्रेसिपिटेशन करने लग जाते हैं। तो इसलिए मेन जो रेनफॉल इंडिया में होता है वो किस वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून। वो कब होता है, जून और सितंबर के बीच में। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। और उसी तरह दूसरी केस में यहाँ पे देखो, जब नीचे यहाँ पे जो है कन्वर्जेंस जोन जब यहाँ पे होता है ITCZ, तो इंडिया से इस तरह से विंड आ रही है कि नहीं, तो ये इंडिया का मैप है यहाँ पे, तो विंड ऐसे जा रही है कि नहीं है। अब उसी को थोड़ा यहाँ जूम करके देखें तो विंड कहाँ से कहाँ जा रही है, ऐसे। अब मुझे बताओ यहाँ से तो ऊपर लैंड है, तो यहाँ पे कुछ मॉइस्चर होगा क्या। जब विंड्स यहाँ पे पहुँचेंगी, यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे समंदर है, समंदर के ऊपर से मॉइस्चर को वो लेके आती हैं, फिर जब यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है ना, साउथ पार्ट, वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे रेनफॉल करा देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया से है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये कब होता है, सिर्फ नवंबर दिसंबर के पीरियड में, मतलब विंटर्स में, या हम विंटर्स में भी कह सकते हैं। इसको हम लेटरल मानसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल। और ये मानसून जो है सिर्फ ये साउथ इंडिया के कुछ जो थोड़ा सा पार्ट है वहाँ पे ही रेनफॉल कराता है, पूरे इंडिया में नहीं कराता, क्योंकि जब ये यहाँ से पानी या मॉइस्चर लेगा तो वो कहाँ पे फिर लैंड कहाँ पे आएगी, यहाँ पे ही लैंड आएगी ना, क्योंकि ये इस तरह से आ रहा है तो यहाँ से वापस इधर जाएगा नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे ही वो लैंड वो रेनफॉल करा रहा होता है। तो इसलिए उस दिन मैंने एक पॉइंट बताया था, यहाँ पे साउथ में ही केरला रिवर भी ओरिजिनेट होती है, सॉरी कावेरी रिवर। तो मैंने कहा था कावेरी रिवर जो है पेरिनियल रिवर है, वो पूरे साल पानी उसमें होता है, क्योंकि जब समर होता है तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से वहाँ पे बारिश होती है तो पानी होता है, जब विंटर्स होता है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है। तो पेरी एन्यूअल रिवर जसपिंदे कावेरी रिवर। और विंटर्स में सिर्फ नीचे चेन्नई तमिलनाडु के एरिया में ही जो है बारिश होती है। तो ये कौन सा रिवर मानसून हुआ, नॉर्थ ईस्ट मानसून या लेटरल मानसून भी इसको हम बोलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, नवंबर और दिसंबर की पीरियड में। तो ये दो मानसून आपको याद रहेंगे। और ये जो ITCZ है वो पॉइंट क्लियर हुआ। ITCZ मतलब जहाँ पे एट अ टाइम किसी टाइम पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता हो। और इसी क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन क्या था, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। तो वो किस मानसून की वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून। दिसंबर के टाइम पे कौन सा मानसून की वजह से रेनफॉल होता है, नॉर्थ वेस्ट मानसून। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखो, दिसंबर में आपने देखा होगा नॉर्थ में भी थोड़ा, यहाँ पे नॉर्थ एरिया में भी दिसंबर के टाइम पे जनवरी फरवरी में जो है बारिश होती है ना, तो वो होती है, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नॉर्मली साउथ इंडिया में विंटर में कौन से मानसून की वजह से ये बारिश होता है ना, नॉर्थ वेस्ट मानसून। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में जनवरी के टाइम पे भी कभी बारिश होती है तो वो होती है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, इतना याद रखो। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ज़रे जैसे आते हैं NH106 बिना, NH1 जो नेशनल हाईवे होता है, तो ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे एक नेशनल हाईवे प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे पूरा इंडिया जो है कनेक्टेड है हाईवे के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो। फिर यहाँ पे अगर हम टॉप पे देखें तो श्रीनगर है कि नहीं, और सबसे नीचे क्या है, कन्याकुमारी। जसपिंदे लोवेस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, इंडिया मेनलैंड में लोवेस्ट पॉइंट केप कोमेरिन, मेनलैंड में। इंदिरा पॉइंट तो यहाँ पे जो है ना मेन, इसको हम बोलते हैं केप कोमेरिन, वो 8.4 कुछ डिग्री होता है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे होता है, इंदिरा पॉइंट वो निकोबार आइलैंड में होता है, ये ग्रेटर निकोबार आइलैंड में होता है। और इसका जो लेटीट्यूड होता है वो अराउंड 6.45 डिग्री होता है। और यहाँ पे बीच में जो चैनल होता है उसको हमने क्या बोला था, 10 डिग्री चैनल भी बोला था। अब यहाँ पे देखो ये हाईवे है कि नहीं, तो ये हाईवे जो मेन एक हाईवे है ऊपर से नीचे तक पूरा जा रही है, देखो जा रही है कि नहीं जा रही, उधर मैप में देखो। एक हाईवे है जो ईस्ट से पूरा वेस्ट तरफ जा रही है, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर।
क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ये नॉर्थ कॉरिडोर दर्शन लामा, मतलब एक हाईवे पैसेज या रोड होती है, रास्ता, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरिडोर। तो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर किस सिटीज़ को कनेक्ट करता है, श्रीनगर और कन्याकुमारी को। इसी तरह से वेस्ट से ईस्ट कॉरिडोर किस को कनेक्ट कर रहा है, पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात से लेके सिलचर असम तक। यहाँ पे अगर इस मैप को देखोगे, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे पोरबंदर एकदम यहाँ पे दिख रहा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पोरबंदर से स्टार्ट होता है और यहाँ पे सिलचर, सिलचर यहाँ पे सिलचर, पोरबंदर से सिलचर। है कि नहीं। और फिर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी दी हुई है, जैसे कि जयपुर है। मैं यहाँ पे इन चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ, जब आप ये नोट्स को देखोगे एक बार देखना, ठीक है। जयपुर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक सिटी लखनऊ है, और यहाँ पे पटना है, रांची, इस तरह से। सबसे इम्पोर्टेंट देखो हैदराबाद किस कॉरिडोर में है, जरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में है। और यहाँ पे एक पॉइंट देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, सब मैप में देखो, स्क्रीन में देखो आप लोग, यहाँ से ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, यहाँ से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो कल को क्वेश्चन आएगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पे मीट हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये मीट हो रहा है कि नहीं मीट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये कहाँ पे हो रहा है, झांसी में, JHANSI, झांसी यूपी में। झांसी यूपी में जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो ज्वाइन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, और ये कहाँ पे मिल रहे हैं, झांसी में। ये पॉइंट याद रहेगा आप लोगों को, वेरी गुड। और दिल्ली से होके कौन सा कॉरिडोर जाता है, दोनों कॉरिडोर दिल्ली से होके जा रहे हैं, देखो। फिर यहाँ पे एक पॉइंट देखो, और एक चीज़, फिर यहाँ पे ये तो हमने नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर पढ़ा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पढ़ा। फिर यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर है, ऐसे 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 और ऐसे, है कि नहीं है। ये चार इस तरह से सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, ये रेड वाला कॉरिडोर दिख रहा है आपको। तो ये क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्वाडी मतलब चार लफ्ज़ जिंदे गुंदे अंगज यंता एग्जाम में एक उसमें पढ़ाया था मैंने, क्वाड ग्रुप, QUAD, क्वाड ग्रुप क्या पढ़ाया था कि नहीं। क्वाड ग्रुप में क्या क्या पढ़ाया था, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्वाड, चार। तो इसी तरह यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। तो यह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किस सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को। तो किन चार सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट कर रहा है। और नॉर्थ और साउथ क्वाड्रिलेटरल किस सिटी को कनेक्ट, किस सिटी में मिलते हैं जरा, झांसी में। और ये सिटीज़ कौन कौन से, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ये सिलचर से लेके पोरबंदर गुजरात तक। तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर हुआ। फिर यहाँ पे बीच में हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है, ये याद रहेगा। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किस को कनेक्ट करता है, श्रीनगर और कन्याकुमारी को। क्लियर है यहाँ तक। अब एक पॉइंट, हाँ, तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को कनेक्ट करता है। उसके बाद मॉनसून भी हमारा हो गया है ना। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, नॉट। तो बताओ कौन सा आंसर है, माही। माही रिवर अभी मैंने बताया था, माही रिवर कहाँ से फ्लो होती है, देखो माही रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, प्रणीता है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, है कि नहीं है प्रणीता। इधर एक कालेश्वरम डैम भी होता है, कालेश्वरम डैम भी इसी रिवर में आता है, तेलंगाना में, TEL मीन्स तेलंगाना में। मंजीरा भी एक उसकी ट्रिब्यूटरी है, जहाँ पे मेन निज़ाम डैम, मैंने पढ़ाया था इस चीज़ को। तो जो निज़ाम डैम होता है वो इसी मंजीरा में आता है, निज़ाम डैम। पूर्णा रिवर मैंने नहीं बोला था लास्ट क्लास में जब गोदावरी हमने पढ़ा था, लेकिन पूर्णा रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, तो यहाँ पे देखो गोदावरी रिवर है, उसकी एक दूधना रिवर, पूर्णा रिवर, फिर यहाँ पे आपको मंजीरा रिवर दिख रही है। फिर इसी तरह यहाँ पे आपको उसकी एक ट्रिब्यूटरी देखिए, सबरी रिवर, उस दिन हमने पढ़ा था
सिलेरू एंड सबरी, ये 2 रिवर होती हैं जो ट्रिब्यूटरी होती है। फिर यहाँ पे आप ये गंगा, ये कहाँ है, प्रणीता रिवर, यहाँ पे देखो प्रणीता रिवर भी इधर लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसके, मनेरी रिवर यहाँ पे एक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ पे माही रिवर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया भी था, अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कहीं पे मैंने माही रिवर का मेंशन किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा रहा था, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा रहा था कि नहीं। इधर देखो हकीमा से कल तो स्क्रीन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 रिवर्स के नाम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना माही रिवर, M फॉर माही रिवर दस्पिन, S फॉर सरस्वती रिवर दस्पिन। ये तो नर्मदा रिवर, ये तापी रिवर। यहाँ पे मैं इनको नाम भी लिख लेता हूँ। चलो इन चीज़ों को मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, वहीं पे क्वेश्चन के सामने, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा बाद में। तो यहाँ पे जब गुजरात के पास जो रीजन है ऐसे होके, तो वहाँ पे कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं गुल्फ ऑफ खंबत में। इसको हम बोलते हैं गुल्फ ऑफ खंबत, KHAMBAT। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स पास होती हैं जो कहाँ पे जाती हैं, अरेबियन सी में, गुल्फ ऑफ खंबत में। इसमें एक रिवर होती है माही रिवर, एक होती है साबरमती। ये नर्मदा और तापी तो हमने पहले से, नर्मदा और तापी। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना आप लोग, एक पॉइंट याद रखना, ये जो माही रिवर है ना, वो MP से निकलती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ये मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है, फिर ऊपर राजस्थान जाएगी, फिर गुजरात को आके बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी में चली जाती है। ये कौन सी रिवर है? माही रिवर। कौन सी रिवर है? और इसको जो है हमने बोला इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है कि नहीं होता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब पास होता है तो इस माही रिवर को 2 बार कट करता है। क्या करता है? ट्रॉपिक ऑफ, कल को क्वेश्चन आ गया विच रिवर कट्स बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, जब ना माही रिवर, ये याद रखना। और इसी तरह से ये अफ्रीका है कि नहीं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है कि नहीं, है कि नहीं है? शाबाश। यहाँ देखो सब लोग यहाँ पे देखो। तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से बीच से क्या जाता है? इक्वेटर। मैंने उस दिन बोला अफ्रीका एक लौता कंट्री है जहाँ पे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों पास होते हैं जस्पिन, बोला था कि नहीं। और जिस तरह से यहाँ पे माही रिवर को 2 बार कट कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरह यहाँ पे अफ्रीका में एक रिवर आता है जिसको इस तरह से ऐसे रिवर आता है, तो इसको 2 बार इक्वेटर कट कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम बोलते हैं कोंगो रिवर। कोंगो रिवर, इसको ज़ैम्बी रिवर भी बोलते हैं, ZAMBI, ज़ैम्बी रिवर। और यहीं पे एक लेक होता है जो इक्वेटर जिससे पास होता है, उसको हम बोलते हैं विक्टोरिया लेक। तो ये 3 पॉइंट्स आपने साथ में याद रखना है। एक तो माही रिवर को लेके कि माही रिवर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार क्रॉस करता है, और ये यहाँ पे MP राजस्थान से होके, गुजरात से होके बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी में चला जाता है। और दूसरा विक्टोरिया लेक जो अफ्रीका में है, जिसको इक्वेटर पास होता है जिसके बीच से। और कोंगो रिवर या ज़ैम्बी रिवर जिसको इक्वेटर 2 बार क्रॉस करता है। ये 2-3 पॉइंट याद रहेंगे आपको। कोंगो रिवर, तो यही क्वेश्चन था माही रिवर को जब हम पढ़ेंगे, तो इसलिए ये 2 पॉइंट मुझे याद आए, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक यहाँ पे रिवर दामोदर, ये मैंने पढ़ाया था। दामोदर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दामोदर रिवर नतीस रिवर, जब हमने रिवर्स का पढ़ा था तब मैंने दामोदर रिवर्स का आपको बताया था। हाँ देखो यहाँ पे देखो, कोई इशू नहीं है, ये इंडिया का मैप है ना। हमने बोला कि गंगा आती है यहाँ से, फिर नीचे साउथ की तरफ चली जाती है, कहा था कि नहीं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में साउथ की तरफ, फिर यहाँ पे एक प्लेट्यू आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और वो होता है झारखंड में, मेनली झारखंड में होता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे होता है? तो इसी झारखंड से कुछ रिवर्स निकलते हैं। एक रिवर जो यहाँ से निकल के गंगा को मिलती है, उसी रिवर को हम बोलते हैं दामोदर रिवर। और इसी तरह एक यहाँ से रिवर निकलती है, सीधे बे ऑफ बंगाल में जाती है, उसको बोलते हैं सुबर्न रेखा। ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर होती है जो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती हैं, जो झारखंड एरिया में, वेस्ट बंगाल एरिया में, झारखंड एरिया में पाया जाता है। तो इसका अगर आपको यहीं पता होता कि दामोदर रिवर कहाँ से निकलती है, जरना
झारखंड, क्योंकि यहाँ पे झारखंड एरिया से निकलती है, झारखंड और तो ये रिवर्स रेंज पर सर वो गल्फ ऑफ किलो चार रिवर वो तो माही यहाँ से दिक्कत कहाँ से दे, ये देखो माही, ये गल्फ ऑफ खंबत हुआ, तो यहाँ पे 4 रिवर, एक तो माही रिवर, साबरमती रिवर, साबरमती आई हो गई यहाँ पे साबरमती रिवर, नर्मदा और तापी तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, नर्मदा और तापी रिवर हमने पहले से ही पढ़ा हुआ था। तो ये 2 रिवर आज आपको बता रहा हूँ, साबरमती और ये चीज़। और दामोदर रिवर यहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर क्या था, झारखंड आंसर होगा, क्योंकि इस एरिया से कौन सी निकलती है। अब हरियाणा तो हो ही नहीं सकता, हरियाणा तो कुछ यहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश भी यहाँ से आता है, छत्तीसगढ़ में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि वो भी यहीं कहीं होता है, लेकिन मेनली ये झारखंड पे आता है, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक तो ये एक क्वेश्चन था। फिर प्रोजेक्ट हंगुल, ये सब चीज़ें हो गया। अब माउंटेन्स पे थोड़ा क्वेश्चन से क्या है, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स हमने कल बोला था, जब 2 प्लेट्स टक्कर हो जाती है तो वहाँ पे उनके जो कन्वर्जेंस जोन होता है, जहाँ पे वो टक्कर खाते हैं, वहाँ पे क्या माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स वहाँ बनेंगे जहाँ पे क्या होगा, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टक्कर जाते हों, तो वहाँ पे कौन से माउंटेन्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल हिमालयन माउंटेन्स क्या है, तो हिमालयन माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टक्कर होके बना। तो और एक पॉइंट याद रखना, जो हिमालयन माउंटेन्स है क्या है, जो हिमालयन माउंटेन्स है दे आर यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। क्या यंगेस्ट, मतलब जो भी हमारे वर्ल्ड में अभी फोल्ड माउंटेन्स हैं वो सारे बने तो टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर से, लेकिन उनमें से सबसे आखिर में कौन सा बना है, हिमालय, जो सबसे बाद में बने हैं, तो इसलिए वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हो जाते हैं। एक पॉइंट। और माउंटेन्स होते हैं वोल्केनिक इरप्शन से भी माउंटेन्स बन जाते हैं, है कि नहीं। माउंटेन्स वोल्केनिक इरप्शन से भी बनते हैं, जैसे कि हमने कल बात करी थी, हाईएस्ट पीक इन दी सोलर सिस्टम चिज़स्पिन, ओलंपस मून्स, मार्स में एक माउंटेन है, एक पीक है, वो क्या है, वोल्केनिक पीक है। तो वोल्केनिक डिपोजिशन होते 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 उससे भी क्या बनते हैं, छोटे मोटे माउंटेन्स बन जाते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स हमेशा टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बनते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, हमने उस दिन पढ़ा था, ये है हिमालय रीजन, है कि नहीं। ये हिमालयन रीजन में इसमें हाईएस्ट पीक कौन सा है, 1 2 3 मैं बताता हूँ। 1 हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट। सेकेंड K2 या गॉडविन ऑस्टिन, उसको हम बोलते हैं। तीसरा कंचनजुंगा, वेरी गुड। फिर यहाँ पे अरेवली हिल्स होते हैं, यहाँ पे थोड़ा आप देखो अच्छे से। फिर यहाँ पे जो रीजन होते हैं ना, यहाँ पे अरेवली हिल्स होती है। कौन सी हिल्स होती हैं, और अरावली हिल्स, ये क्या होते हैं, अरावली हिल्स। और उसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, माउंट ABU, माउंट आबू गुरु शिखर, जगह का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर में पाई जाती है कौन सी, माउंट आबू हाईएस्ट पीक है किसकी, अरावली हिल्स की। इसी तरह फिर यहाँ पे ऐसे होके एक रेंज होता है, यहाँ पे ऐसे होके एक रेंज होता है, यहाँ पे ऐसे एक रेंज होता है। तो इस रेंज को हमने बोला था विंध्यास, इसको हमने बोला था सतपुरा, इसको हमने बोला था मैकाल रेंज, बोला था कि नहीं। इसी तरह फिर यहाँ पे जो ऐसे रेंज होते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ब्रोकन होते हैं। तो ये वाले जो थे इनको हमने बोला था वेस्टर्न घाट्स, इनको हमने क्या बोला था, एक चीज़ हमने नोटिस किया होगा, जो ईस्टर्न घाट्स है वो ब्रोकन होके हैं, छोटे छोटे रेंज से। वेस्टर्न घाट्स पूरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसी तरह इन जो रेंज से, तो जो विंध्या रेंज में यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे। तो जो विंध्या रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक का नाम होता है कालूमार पीक। इसी तरह सतपुरा रेंज है, उसकी हाईएस्ट पीक का नाम होता है धूपगढ़। इसी तरह वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक होती है अन्नामुदी। और ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, जिंदागाड़ा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे कहीं पे होगी कालूमार, यहाँ पे कहीं पे होगी धूपगढ़, यहाँ पे मैकाल हिल्स, हाँ मैकाल रेंज का हाईएस्ट पीक का क्या था, नाम था अमरकंटक। और वहीं से कौन सी रिवर निकलती है, यहाँ से 3 रिवर्स निकलती है उस एरिया से। एक तो सोन रिवर, वेरी गुड, महानदी रिवर और नर्मदा रिवर। क्योंकि यहाँ पे अगर ये अमरकंटक प्लेट्यू होगा तो इधर से नर्मदा रिवर जाती है, ऊपर की तरफ सोन रिवर जाती है, और इधर की तरफ महानदी रिवर जाती है। ये हमने पढ़ा था। तो ये हाईएस्ट पीक्स आपने याद रखना। जो अन्नामुडी है वो यहाँ पे केरला में आती है, अन्नामुडी
अन्ना मुडी। और जो जिंदा गाड़ा है वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में होता है। जिंदा, अरुणाचल प्रदेश में। हाँ नहीं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे है ना ऊपर, आंध्र प्रदेश तो यहाँ पे है ना, सॉरी अरुणाचल यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जिंदा गाड़ा जो है वो हाईएस्ट पीक होती है। तो ये याद रहेगा, कालूमार, धूपगढ़, अन्नामुदी, जिंदा गाड़ा। थोड़ा गंदा से लिखा हूँ यार, समझ आएगा, लेकिन इनको थोड़ा मैं हिसाब से लिखता हूँ यार, ताकि कल को तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में। एक सेकेंड, क्योंकि टेबल हिल रहा है तो इसलिए साफ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। तो इसका आता है कालूमार, KALU, कालू, MAR, पीक। सतपुरा रेंज का होता है धूप, GARH, धूपगढ़। वेस्टर्न घाट्स का होता है अन्नामुडी। ईस्टर्न घाट्स का होता है जिंदा गाड़ा। और मैकाल रेंज का कौन सा होता है? अमरकंटक, अमरकंटक। और वहीं से ये तीनों रिवर निकलती हैं। और वहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी होता है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रहेगा इंडिया को लेके। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज क्या होगा? धूपगढ़। इजी है कि नहीं है? इसी तरह द माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, कंचनजुंगा, क्योंकि वहीं पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बोला था कि नहीं? तो ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है, थर्ड हाईएस्ट पीक भी है। और यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब वो क्या होता है देखो, मैंने ग्रुप में आपको बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे, जिसको बोला था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ज़ेरेतांदवा। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, एक साइट होता है जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फॉर एग्जांपल ताजमहल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रेड फोर्ट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो लेकिन अब देखो, ये जो ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सब क्या है? कल्चरल साइट्स है कि नहीं है? ये सब कल्चरल साइट्स हैं। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं, ये दो कैटेगरीज में होता है, एक होता है कल्चरल, एक होता है नेचुरल। नेचुरल में हम क्या पढ़ते हैं? नेशनल पार्क्स जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, उनको हम नेचुरल कैटेगरी में लेते हैं। जैसे कि नेचुरल में वेस्टर्न घाट्स जो हमने अभी पढ़ा, वेस्टर्न, वो एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी होता है। कल्चरल में हमने बोला ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब क्या है? कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कंचनजुंगा जो है एक ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इकलौता है जो मिक्सड है, मीन्स कि ये बहुत कल्चरल में भी और नेचुरल में भी आता है। तो एक कैटेगरी होती है मिक्स्ड, एक कैटेगरी होती है मिक्स्ड। तो इंडिया में एक ही मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो क्या है? कंचनजुंगा। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे याद रहेगा। तो ये यहाँ पे आ गई, ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, अफ्रीका और फोल्ड माउंटेन हमने पढ़ा। अब यहाँ पे इंटरनेशनल माउंटेन्स को देखो, यहाँ पे देखो। तो ये जो यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पे ये कौन से माउंटेन्स थे? हिमालयाज़ माउंटेन्स। हिमालयाज़ में हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, याद रहेगा। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ माउंटेन्स है, अटलास माउंटेन्स। यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, उनको याद रखना आपने, ठीक है। अटलास माउंटेन्स कहाँ पे है? मैं यहाँ पे गोल कर देता हूँ। अटलास माउंटेन्स कहाँ पे है? अफ्रीका में। अल्प्स माउंटेन्स कहाँ पे है? यूरोप में। यूरल माउंटेन्स कहाँ पे? जो रशिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ और यहाँ पूरा रशिया रीजन है, तो यहाँ पे यूरल माउंटेन्स है, ठीक है। ये एक एपलांचे माउंटेन्स कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। फिर रॉकीज माउंटेन्स कहाँ पे है? ये भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, आपको याद रखना। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, हिमालयास कहाँ पे? एशिया में है, सबको पता है, वो तो कभी नहीं पूछेगा। पूछ सकता है एपलांचियन माउंटेन्स किस कंटिनेंट में है? एटलांटियन माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे दिख रहा है ना, शाबाश। रॉकीज माउंटेन्स किस कंटिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका, वेरी गुड। यूरल माउंटेन्स किस कंट्री में है? एशिया में। और अगर क्वेश्चन आता है विच माउंटेन्स डिवाइड रशिया इनटू टू पार्ट्स, एक इधर एक इधर, तो ये रशिया के बीचों बीच से जा रहा है कि नहीं? तो वो कौन से माउंटेन्स हुए? यूरल माउंटेन्स हुए। इसी तरह यहाँ पे अल्प्स माउंटेन्स कौन से हैं? और ये जो कंट्री इटली कंट्री, मतलब हिल टॉप बोर्ड होता है, तो उसमें भी मध्य इटली का, तो वो अल्प्स कहाँ पे है? इटली में, ये यूरोप में।
एटलास माउंटेन्स कहाँ पे है जरना, अफ्रीका में। और ये एंडीज माउंटेन्स सबसे इम्पोर्टेंट, ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है जरना, एंडीज माउंटेन्स। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करूँ, देखो सब अच्छे से, शाबाश, इस पॉइंट को देखो, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इम्पोर्टेंट है ये, इसको मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, ठीक है। एक तो ये जो एंडीज़ है ना, ये साउथ अमेरिका में है कि नहीं। तो यहाँ पे पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, ये दो प्लेट के टक्कर होने की वजह से ये एंडीज माउंटेन्स बने, ये फोल्ड माउंटेन्स है, ये सब क्या है, फोल्ड माउंटेन्स। और ये जो एंडीज है वो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, लार्जेस्ट मतलब इधर से लेके इधर तक ये पूरा फैला हुआ है, तो इसलिए लार्जेस्ट मतलब लेंथ का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज होगा इन जरना एंडीज माउंटेन रेंज। हिमालयन मत लिखना उस पर, हिमालयन में सबसे हाईएस्ट पीक्स मानते हैं, मतलब एल्टीट्यूड जैसे में ना, एल्टीट्यूड वाइज से करें हिमालयन सबसे ऊपर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट भी छोड़ो, टॉप 10 जो माउंटेन्स होते हैं ना, वो मोस्टली कहाँ से आते हैं, हिमालय से ही आते हैं। तो यहाँ पे लेकिन लॉन्गेस्ट रेंज कौन सा है जरना, एंडीज, ये सब फोल्ड माउंटेन से, क्या है, फोल्ड माउंटेन रेंज से। और यहाँ पे एक मैंने पॉइंट हाईलाइट किया, देखो ये यहाँ पे देखो, वेरी गुड, एकोनकागुआ, इसका नाम यहाँ पे देखो, एकोनकागुआ, ये एक माउंटेन पीक है, कहाँ पे है, एंडीज रेंज में। एंडीज रेंज में एक माउंटेन पीक है, क्या, एकोनकागुआ, है कि नहीं है। तो कल को क्वेश्चन आएगा कि जो ये हिमालय से, यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे देखो एक सेकंड के लिए, क्योंकि ये नोट्स आपको मिल रहा है, नोट्स ये सब आपको शेयर करता हूँ मैं, तो कल को घर जाके भी इन पॉइंट्स को आप देख सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट समझने वाला बात है। देखो हमने बोला फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सा है वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट। सेकेंड हाईएस्ट पीक, थर्ड हाईएस्ट पीक, है कि नहीं है। ये सब कहाँ पर है, हिमालयास में। अब कभी को क्वेश्चन आता है हिमालयास के बाहर, आउटसाइड हिमालयास हाईएस्ट पीक कौन सा है जरना का, तो नहीं, ये एकोनकागुआ पीक, एकोनकागुआ जो है आउटसाइड हिमालय में सबसे हाईएस्ट पीक है, एकोनकागुआ जखनपुर, ये समझ याद रहेगा आपको। हाँ, और लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है जरना, एंडीज माउंटेन। फिर यहाँ पे एक आते हैं, यहाँ पे इस मैप को देखो आप, सबसे ऊपर हाईएस्ट है कि नहीं है, उसके बाद यहाँ पे अकोनकागुआ साउथ अमेरिका में लिखा हुआ है, क्योंकि ये आउटसाइड हिमालयास लिखा है। फिर यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट माउंटेन है किलिमंजारो, ये 3 माउंटेन्स आपको याद रखना है। अकोनकागुआ साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, कंटिनेंट होता कंटिनेंट साउथ अमेरिका कंटिनेंट का हाईएस्ट पीक पूछा गोस एकोनकागुआ जखनपुर, बस नाम याद, प्रोनाउंसिएशन नहीं भी याद होगा, इट्स ओके, आपको बस एक आइडिया लेना है, हाँ भाई ये नाम था। कल को ये चीज़ ऑप्शन में दिखेगा तो टिक कर सकते हो ना। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पे एक माउंटेन मैंने हाईलाइट किया, किलिमंजारो। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, किलिमंजारो। अगर यहाँ पे मैं मैप देखो तो यहाँ पे किलिमंजारो का, ये देखो ये अफ्रीका है कि नहीं, यहाँ पे कहीं पे किलिमंजारो आती है, यहाँ पे ये तंजानिया है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ये इक्वेटर है, बीच में ये डॉटेड लाइन दिख रही है, वो इक्वेटर है, अच्छे से देखो यहाँ पे है नहीं। और इक्वेटर से पास में यहाँ पे एक लेक भी है, इस लेक का नाम है विक्टोरिया लेक। क्या नाम है, विक्टोरिया लेक। तो किस लेक से होके इक्वेटर पास होता है जरना, अफ्रीका में, विक्टोरिया लेक। और यहाँ पे तंजानिया में एक माउंट किलिमंजारो, ये जो है अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है, और फिर यहाँ पे एक रिवर ऐसे होके रिवर आता है, इस रिवर का नाम क्या है, रिवर कोंगो, जिसको इक्वेटर 2 बार कट करता है, इसको ज़ेम्बी रिवर भी बोलते हैं। इसका नाम थोड़ा मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, ज़ेम्बी या कुछ होगा, एक बार वो कंफर्म करना। तो ये 2-3 पॉइंट याद रहेगा। और एक क्वेश्चन आपको मैं घर पे पढ़ने के लिए देता हूँ, मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप अपने ग्रुप में लगा देना। वो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लेक आता है, कहाँ पे, यहाँ पे आपको कुछ लेक दिख रहे, यहाँ पे एक लेक आता है, वो लेक जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लेक है। क्या है, लॉन्गेस्ट लेक, मतलब लंबाई में सबसे बड़ा लेक है। तो यहाँ पे वो आता है, उस लेक का क्या नाम है, ये होमवर्क है आपको, ये आप मुझे ग्रुप में शेयर करना, लॉन्गेस्ट लेक ज़रे, ठीक है। तो यहाँ पे अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी हुई, माउंट किलिमंजारो, ठीक है।
और ये यहाँ पे, और यहाँ पे एक माउंट में ना जापान की माउंट फिजी ज़रूर होती है। ये काफ़ी फेमस एक वोल्केनिक साइट है। ये फ़ोटो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये माउंट फिजी का फ़ोटो है। तो ये एक वोल्केनिक माउंटेन है जहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होता है। कल हमने बोला इंडिया में वोल्केनिक साइट कहाँ पे है जिसपे इंडिया में, मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भी डाला था इसको लेके। इंडिया में जो वोल्केनिक साइट होती है वो होता है कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। उसमें भी अगर स्पेसिफिक पूछा तो कहाँ पे होती है, अंडमान आइलैंड्स में। अंडमान आइलैंड में 2 आइलैंड्स होती है, एक होते हैं बैरन आइलैंड्स, एक होते हैं नारकोंडम आइलैंड्स। जो एक्टिव, ये एक्टिव होती है, ये डोरमेंट होती है। तो ये इम्पोर्टेंट वोल्केनिक साइट है। तो इसी तरह ये जो माउंट फिजी है जापान में, ये कहाँ पे है, माउंट फिजी, माउंट फिजी जापान में। जापान के हाईएस्ट पीक भी हम इसको कह सकते हैं। तो वो जापान में। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये एक वोल्केनिक माउंटेन है, क्या है, फोल्ड माउंटेन है कि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्टोनिक प्लेट या माउंटेन रेंज नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, जो पॉइंट्स याद रखने, रॉकीज माउंटेन्स कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। एपलांचियन माउंटेन्स कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज माउंटेन्स कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। एटलास माउंटेन्स है अफ्रीका में। एल्प्स कहाँ पे है, यूरोप में। यूरल माउंटेन्स कहाँ पे है, रशिया को डिवाइड करते हैं। हिमालयंस तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और ये पॉइंट। अब यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस थे माउंटेन्स पे, कहाँ गया, सतपुरा रेंज हमने देखा, इंडिया और नेपाल के बीच में भी देखा। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। कहाँ पे है ये, तंजानिया में, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। अभी हमने मैप में देखा अच्छे से। इसी तरह इनमें से देखो एल्प्स, एंडीज, ये सब माउंटेन रेंज है कि नहीं है, यहाँ पे हमने देखा, देखो एल्प्स, यहाँ पे एंडीज, ये सब माउंटेन रेंज है जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बने हैं। लेकिन जो माउंट फिजी है ये एक पीक है, पीक है। तो ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है। तो इसका आंसर क्या होगा, माउंट फिजी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपको। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, चीदो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। अगर यहाँ पे हम सुरु रिवर को देखेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे रिवर के बीच में एक छोटा सा लैंड है, यहाँ पे जहाँ पे पेड़ उगे हुए हैं, है कि नहीं है। तो वो भी एक किस्म का आइलैंड हुआ कि नहीं, क्योंकि पानी के बीच में आता है। तो ऐसी जगहों को हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड, चीज़ रिवराइन आइलैंड्स। तो इसी तरह से जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड वो कहाँ पे है जना, वो इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे है, आसाम में। आसाम में उसका नाम है मजूली, मजूली आइलैंड। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, यहाँ पे देखो। तो आसाम में कौन सा रिवर आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में एक आइलैंड होते हैं, उसको होते हैं मजूली आइलैंड। मजूली लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ये क्या है, लार्जेस्ट रिवराइन, इतना बड़ा है कि इसको पूरा एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है अपने आप में। तो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है, मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड किस रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा में। कहाँ पर है, आसाम में। ये एक पॉइंट याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे देखो आंसर इसका क्या रहेगा, मजूली आइलैंड्स। ये जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका आंसर रहेगा। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।